नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। नए साल में देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव न केवल ये तय करेंगे कि इन राज्यों में सरकार किसकी बनेगी, बल्कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ये काफ़ी अहम है। खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले आम चुनाव में जीती 303 में से लगभग 1/3 सीटें बीजेपी ने इन्हीं राज्यों से जीती थीं। इसके साथ ही मिजोरम की सत्तारूढ़ एमएनएफ पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं। यानी ये 10 राज्य होंगे जहां इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी स्टूडियो में हैं, साथ ही अमित साहू जी हैं बीजेपी नेता, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़ेंगे भोपाल से। आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। नितिन जी, जैसा कि अभी आपने देखा होगा हमारी स्टोरी में भी कि ये जो साल है, अगर हम इसे कहें कि मिनी लोकसभा चुनाव का साल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 9 राज्य प्लस 10वां राज्य जम्मू कश्मीर, इन 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें आती हैं, और मैं पिछले चुनावों की बात करूं तो 116 में से 96 बीजेपी ने जीती थी। इसका मतलब है बीजेपी के लिहाज से बहुत अहम है। कांग्रेस की इस पर क्या तैयारी है? देखिए, जिस प्रकार जनता जो है इनके बहकावे में, इनके जुमलों में और इनके छल में फंसी थी पिछले आम चुनावों में, तो निश्चित तौर पर जनता को भी जवाब देने का अवसर जो है वो 2023 में बिल्कुल आ रहा है। जैसे कि 9 राज्य आप बता रहे हैं, 9 तो नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है 10 भी हो सकते हैं। जी। जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव होगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। हम हमारा प्रदर्शन पुनः बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, और वो कैसे गिरी और कैसे खरीद फरोख्त हुई और कैसे पासा पलटा सारा सब कुछ, और कैसे वो शिवराज मामा पुनः मुख्यमंत्री बने, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो मध्य प्रदेश में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। कर्नाटका में भी जेडीएस के साथ कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने वहां पर भी खेल खेला, मोटा भाई और छोटा भाई ने। तेलंगाना की बात करें तो वहां पर क्षेत्रीय दल जो है टीआरएस की सरकार है, और वो जो है काफी छोटे विपक्षीय दलों को, बड़े दलों को, सबको मिलाकर एक बड़ी प्लानिंग लोकसभा के लिए कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी चुनाव है। तो इसमें भी 2 राज्यों में बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार है वहां के क्षेत्रीय दलों से, और एक में कोई और सरकार है किसी दूसरी पार्टी की। बिल्कुल। तो हम यूं देखें तो भाजपा के लिए ये चुनाव निश्चित तौर पर अपना प्रदर्शन दोहराने का होगा, पर मैं ये चुनौती बीजेपी के लिए ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए नहीं। क्योंकि जनता जो है इन नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 8 साल, ये 8वां साल चल रहा है, 8 साल का जो कार्यकाल, 9वां साल चल रहा है, शायद अगले साल 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो इन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, बहुत सारे जुमले जो थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कुछ नहीं आया। तो जनता जो है वो वोट की चोट से अपना जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कांग्रेस जो है बूथ स्तर पर बिल्कुल एक्टिव है, और मन बना लिया है राहुल जी ने। देखिए, पदयात्रा जैसे राहुल जी की निकली है, और जिस प्रकार लोगों का जन सैलाब और अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे समझ में आ गया है कि सत्ता परिवर्तन लोकसभा चुनाव में इस बार केंद्र में तय। जी बिल्कुल। अमित जी, जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे और नितिन जी ने भी कहा कि चुनाव बीजेपी के लिए ज़्यादा अहम है। मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो 116 सीटें हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था कि 96 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस 96 सीटों के साथ एक चुनौती भी जुड़ी हुई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी जो 303 सीटें आई थी, उसका लगभग 1/3 इन राज्यों में। जम्मू कश्मीर भी इसमें चूंकि 10वां राज्य है तो चुनौती और बड़ी है, क्योंकि धारा 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव होंगे। एक तरह से देखा जाए तो देश में एक ऑरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कहीं कोई, मतलब पूरे देश में कहीं कोई नेता नहीं है और पूरे देश में बीजेपी छाई हुई है। लेकिन उसकी दूसरी सच्चाई ये है कि सिर्फ 11 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सीधी सरकार है, 4 राज्य ऐसे हैं जहां किसी के साथ सरकार में शामिल है बीजेपी, और 10 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इसका मतलब है कि कोई एक तरफा चुनौती नहीं है, कि 1 to 1 कोई खेल नहीं है कि बीजेपी गई चुनाव में और उसने सारी सीटें जीत ली। कैसे करेंगे इस चुनौती का सामना? देखिए अभय जी, मैं तो सीधा कहूँ कि भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार को जिस लिए जनता ने चुना था वो काम वो देख रहे हैं।
चुनौती तो कल भी कांग्रेस के लिए थी, आज भी कांग्रेस के लिए है और आने वाले कल में भी कांग्रेस के लिए ही चुनौती रहेगी, क्योंकि इनके पास अब ऐसे कोई नेता नहीं बचे जो जनता का विश्वास जीत सके। इनके पास ऐसे कोई लोग नहीं बचे जिनसे ये प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार बना सके। तो कुल मिलाकर जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर किया, निस्संदेह आने वाले सभी राज्यों के चुनाव में भी उनके ही जन कल्याणकारी योजनाओं को अमित जी आप तो देखते कह हुए रहे हैं बीजेपी के लिए कुल चुनौती मिलाकर। नहीं है, लेकिन जो राज्यों की तस्वीर में देख रहा हूं वो इतनी भी चुनौती से परे नहीं है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार कैसे बनी थी वो इतिहास सबने देखा है। कर्नाटक की, देखिए मैं आपसे कर्नाटक की बात करता हूं, आप इसको समझिए कि आप कह रहे हैं आपके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती ये है कि वहां आपकी पार्टी के दो नेता हैं, येदियुरप्पा और बासवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री बने, दोनों में आपस में निभती नहीं। यहां तक कि अगर राजस्थान की बात करूं तो वसुंधरा जी के लिए भी चुनौती बन गई है। वहां नया नेतृत्व भर रहा है, पार्टी खुद ही तरजीह दे रही दूसरे नेताओं का। तो आपके पास फिर मैं समझना चाहूंगा कि अगर चुनौती नहीं तो ये परिस्थितियां जो वो क्या हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचे पर चलने वाली पार्टी है जी। हमारे यहाँ जो ढांचा है संगठन का वो सर्वोपरि होता है और वो एक एक कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है जी। तो आप अगर नेतृत्व की बात करें, आप अगर नेताओं की बात करें, तो देखो आपस में कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है, मगर जहां पर संगठन का निर्णय एक बार हो जाता है वहां पर सारे कार्यकर्ताओं को सहृदय स्वीकार होता है। ये नेतृत्व की क्षमता जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कार्यकर्ताओं को तो स्वीकार होता है, जनता को स्वीकार होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल नितिन समय जी बताएगा। बिल्कुल निस्संदेह बिल्कुल भाजपा की बिल्कुल सरकार को बिल्कुल चुनेगी। देखते हैं वो समय बिल्कुल, आएगा ही, बिल्कुल वो समय आएगा, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जनता देखेगी। नितिन जी, जिस तरह से बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं वैसे ही कांग्रेस के लिए भी समस्याएं कम नहीं हैं, क्योंकि आप पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे इन राज्यों में उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिली नहीं थी, और जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें भी उसके पास अगर इन सभी 9 राज्यों की बात करूं तो सीटें बहुत कम आई थी। अगर सीधे सीधे कहूं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ को भी अगर इंक्लूड करता हूं तो भी 5 सीटें ही कांग्रेस के पास आई थी। जो स्थिति कर्नाटक में बीजेपी के पास है वही स्थिति कर्नाटक में कांग्रेस के सामने भी है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया में तकरार है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में चुनाव के 2 साल के भीतर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों समेत अलग हो गए थे। तो अब इस बार जब आप फिर से पार्टी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल दक्षिण से उत्तर तक यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात हो रही, भारत को जोड़ने की बात हो रही, और साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाने की बात, कैसे रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए अभय जी, कांग्रेस मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जी। और इस विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, निश्चित तौर पर हम एक जिस प्रकार पिछले चुनावों में आपने कहा कि बहुत ही कम सीटें रही, तो हम एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी ये चुनाव होंगे, और आप देखिएगा जिन 5 राज्यों के चुनाव जो हैं, अभी 9 राज्यों के चुनाव 2023 में, निश्चित तौर पर कांग्रेस का पुनः देखिएगा एक जबरदस्त ढंग से इसमें उदय होगा। और ये कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ तो निर्णय जो होता है वो निर्णय पे सर्वमान्य होता है, वो निर्णय सर्वमान्य नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ अमित साहू जी, निर्णय थोपा जाता है। आपके यहाँ जो निर्णय उन्होंने लिया वो निर्णय थोप दिया, मानना पड़ेगा वाली हालत है। लेकिन लोकतंत्र में थोपा जाता है, आपने एक्सेप्ट किया कि ऊपर वाले जो निर्णय ले लेते हैं वो निर्णय मान्य होता है। हम लोगों भाजपा में मोदी के सामने नेता एक शब्द सच बोलने की भी देखो सर्वमान्य नेता हो गए, अडवाणी जी साहब हो गए, ताकतवर बनाया, मनोहर जोशी साहब हो गए, आपके राजनाथ सिंह साहब हो गए, ये सब जितने वरिष्ठ नेता थे वो साहब हो गए, सर्वमान्य नेता हैं। गुलामी ये सर्वमान्य नेता, गुलामी चलिए देखते हैं नेता का निर्देश या अनुशासन, नेता का निर्देश या अनुशासन। बिल्कुल 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 नितिन जी इसके लिए जनता ने चुना था, इसलिए जनता ने आपको ये बहुमत दिया था। गुलामी के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या होता है इस बीच में। बिल्कुल मैं आप दोनों के पास, नितिन जी आप दोनों के पास मैं फिर आऊंगा।
गांधी थोपते हैं, के थोपते आया हैं, है, गांधी देश की परिवार जनता के पे भी अपने अलावा मनमाने जो है किसी की थोपते भी हैं। गुलामी नहीं करेगा। चलिए ये चलिए, दिखाया गया देवदत्त है। जी जुड़े हैं, देवदत्त जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनकी राय भी समझने की कोशिश करते हैं। दो नेताओं के बीच में एक बहस फंसी हुई। देवदत्त जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, चूंकि आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तो चूंकि अलग अलग राज्यों के बारे में चर्चा करें, उससे पहले मैं मध्य प्रदेश को ही समझना चाहता हूं। क्या होने जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में? बीजेपी का तो तर्कश में क्या तीर है और कांग्रेस के क्या है? देखिए, 2018 के जो चुनाव परिणाम रहे, जी वो दोनों दलों के लिए आज भी उम्मीद बनाए हुए हैं। कांग्रेस जहां 15 वर्षों के बाद सत्ता में लौटी, तो उसको फिर उम्मीद है कि हम थोड़ा और जोर लगाएंगे तो हम कहीं से फिर सत्ता में आ जाएंगे। जी और भाजपा अभी तक उस हार को वैसी नहीं स्वीकार पाई। वो कहती है हमारी कुछ गलतियां थी, हम उनको सुधार लेंगे और हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। तो ये 2018 का जो परिणाम है, 2023 के लिए दोनों दलों को उम्मीदें बनाए हुए हैं। और 2023 के चुनाव बड़े अभूतपूर्व होने जा रहे हैं, क्योंकि इन उम्मीदों के कारण नए साल में जैसे कांग्रेस ने सीधा नारा दे दिया है, नया साल नई सरकार, जी और भाजपा ने रणनीति बना दी है कि हम जो 103 सीटें लेकिन मध्य प्रदेश लेकिन में लेकिन हार- देवदत्त जी, जो मध्य प्रदेश में दोनों दलों की बात करें तो नेतृत्व की स्थिति क्या है? कमलनाथ जी अचानक से ये घोषणा करते हैं कि 2024 में जो है लोकसभा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी होंगे। तो ये राहुल गांधी को 2024 लोकसभा चुनाव का नेता घोषित करने के पीछे कमलनाथ जी की मंशा क्या? क्या वो अपने को पार्टी का वहां पर नेता स्थापित करने के लिए और भविष्य का मुख्यमंत्री भी स्थापित करने के लिए दौड़ में है, या क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ कांग्रेस के निर्विवाद नेता है सर्वमान्य, क्योंकि जी जो परिस्थितियां हैं उसमें कमलनाथ को कोई चुनौती नहीं है। कमलनाथ ही आर्थिक रूप से पार्टी की मदद कर सकते हैं, वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं की जमावट है प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कमलनाथ उनको कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक दूसरे की खूब तारीफ करें, कुछ भी करें, उससे कोई विपक्ष का नेता कहता तब तो रिएक्शन होता है। स्वाभाविक मुद्दे है। क्या हावी रहेंगे देवदत्त जी इस बार? अगर मध्य प्रदेश चुनाव की बात करूं तो मुद्दे क्या हावी रह सकते हैं? बहुत मुद्दों की बहुत भरमार है, क्योंकि एक तो कांग्रेस ने यही मुद्दा उछाला हुआ है कि हमारी सरकार गिराई हुई है, भाजपा की सरकार खरीदी हुई सरकार है, और भाजपा उसी मुद्दे को बार बार कह रही कि कांग्रेस संभाल नहीं पाती सरकार, उनके नेता यदि आप सरकार में आ भी जाते हैं तो जी। पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो एक स्थायी मुद्दे बन चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास दोबारा आऊंगा। नितिन जी, चूंकि इन 9 राज्यों में हमारा अपना राज्य छत्तीसगढ़ भी शामिल है, तो छत्तीसगढ़ की चर्चा किए बिना ये चर्चा पूरी होने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछला चुनाव अविश्वसनीय सा रहा था, कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई थी और बीजेपी को जो हार मिली थी शायद उसकी उसने कल्पना नहीं की थी। उस डिमोरलाइज्ड पार्टी से बीजेपी लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रही है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूं तो आप क्या करने वाले हैं? बीजेपी की सबसे पहले तो कोशिश असफल कोशिश है जी असफल प्रयास वो करते रहे, उनको खुली छूट है। हम हमारे मिशन पर हैं। पार्टी ने जैसा तय किया है कि हम अभी 71 है तो 75 प्लस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर ये बता दूं, हम हमारे इन 4 वर्षों के लोक कल्याणकारी कामों को, जो कि चुनाव के समय 5 वर्ष हो जाएंगे, जो काम हमने किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हमने जो वादे किए थे उसमें से लगभग वादे हमने पूरे किए, और हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो चालू वर्ष है इस वर्ष में हम उन वादों पे खरे उतरे और पूरा करें। प्रदेश का युवा, प्रदेश का किसान, प्रदेश के मजदूर, प्रदेश की माताएं बहनें, सभी लोगों की, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए लगातार सरकार ने काम किया है। 15 वर्षों के कुशासन के बाद इस प्रदेश में जो सुशासन कायम हुआ है उसके नज़ारे बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अभी राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति की चर्चा होती है और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, केंद्र के प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय संसदीय समिति लगातार इस पर काम करने की बात करते हैं और उन्हीं योजनाओं को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लागू करने की बात करते हैं। तो हम विश्वास में जरूर रहते हैं पर अति आत्मविश्वास में रहने वाले लोग नहीं। हम हर चुनावों को चुनावों के जैसे और चुनौती के जैसे जी बिल्कुल। करते हैं। अमित जी, और हम अमित जी, 75 प्लस पे जी अमित जी, आपसे भी समझना चाहूंगा,
पिछले मैंने इसी जगह से चर्चा की थी बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दों की, और तब मैंने कहा था कि बीजेपी पिछले, अगर मैं अगस्त से देखूं तो लगातार अलग अलग वर्गों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। पहले युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल होता है, फिर महिलाओं के नाम पर महतारी हुंकार रैली होती है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, पीएम आवास में घोटाले का मुद्दा उठाया जाता है। कोई एक मुद्दा क्या आपको आज भी समझ में नहीं आ रहा जिससे आप भूपेश बघेल की सरकार को घेर सकें? देखिए अभय जी, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसी को लेकर अगर हम भाजपा के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उसी को मुद्दा बनाकर गली गली तक जाकर जनता के पास पहुंचेंगे, और जनता से स्वयं सवाल हम लगातार कर रहे हैं कि क्या इन्होंने जो कहा था वो पूरा हुआ या नहीं। और दूसरी बात, जो आज ये 3 वर्षों तक के जो इनाम पाने की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे थे, ये तो सारा चीज भारतीय जनता पार्टी के तो रोड उधड़ जाती है भाई, अरे वो भैया सड़क उधड़ जाती है, क्यों बोलते हो ये आपने काम नहीं किया? बोलने वाली सरकार है। जो सड़कें बनी थी इनके शासन काल में, उसकी आयु 14 वर्ष थी, 4 साल में उधड़ गई। छत्तीसगढ़ में 36 लाख घंटे इनके शासन काल में हो गए, उसको काटने का काम कर रहे हैं भाई। खत्म कर दिया भैया, इस प्रदेश का शोषण किया गया था, शोषण कांग्रेस ने पूरा शोषण कर दिया, और मोदी मुक्त, भाजपा मुक्त भारत होगा 2024 में। आप देखना 71 सीट है ना, 17 सीट में लाके अरे भाई करेगी जनता। ये इसी चैनल डिबेट में कह रहा हूं मैं, जनता का ये 14 है, ये 5-7 बड़े बड़ी बात है। 74 होंगे, 74 होंगे, भाजपा फिर वही विश्वास के साथ पार्टी छत्तीसगढ़ में। अरे तो चेहरा कौन होगा? अच्छा आप क्या किए हो, क्या किए हो? एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, एक नया विकास का काम नहीं किए। अरे घोटाले का सरकार हो, घोटाले का सरकार है, एटीएम बन के बैठे हो, एटीएम बन के बैठे हो, फंड दे रहे हो, राहुल गांधी को फंड दे रहे हो। सच्चाई पर लौटते हैं अमित जी, सच्चाई पर लौटते हैं, सच्चाई पर लौटते हैं। मैं सच्चाई की चर्चा करता हूं, मैं मुद्दों की चर्चा करता हूं, मैं बहस की नहीं, इस तरह की बहस चाहता भी नहीं। मैं आपको सच्चाई की तरफ ले चलता हूं। त्रिपुरा में 25 साल के वामपंथी सरकार को हटाकर आप सत्ता जो है बीजेपी सत्ता में आई, नतीजा क्या हुआ? बीजेपी के नेता हंगसा कुमार टिपरा मोथा में शामिल हो गए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं, 6000 आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गए। आदिवासी वहां एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत हो गया साहब कि आपकी 25 साल के बाद किसी सरकार को हटाकर आप सत्ता में आए थे और वहां आपकी ही पार्टी में मतभेद दिखाई देता है? एक और राज्य की चर्चा करता हूं, तेलंगाना। लंबे समय बाद आपने वहां जड़ें जमाने की कोशिश की, सीट एक जीती भी, लेकिन तेलंगाना में जो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत तेलंगाना राष्ट्र समिति कहलाती है, वो अब भी मजबूती से जड़ी हुई है। पहले भी आपने देखा कि 119 में से 87 लोकसभा विधानसभा सीटें उसने जीती थी। तो अब आप क्या करेंगे? जो जहां आप पैर जमाते हैं, एक गढ़ तोड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, वहां भी आपके बीच में मतभेद और फूट दिखाई देता है। कैसे करेंगे इसका सामना? नतीजे चुनाव पाएंगे उसमें साफ स्पष्ट दिख जाएगा, और निसंदेह वहां पर बनेगी भाजपा की सरकार, इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, कैसे बनेगी? वो तोड़ के तोड़ने का? अरे आपके साथ रहना ही कोई नहीं चाहता, कांग्रेस साथ रहना ही कोई नहीं चाहता। अरे आप कहते हो अरे रहना नहीं चाहते थे, कांग्रेस साथ रहना नहीं चाहते थे। आपका खुद के लोग, आपके खुद के लोगों का विश्वास आपके ऊपर उठ गया है, और आप छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भी नहीं है। हत्या करने वाले हैं आप लोग, हत्या आप लोग करते हो, शोषण करने वाले लोग, बहुमत की सरकार भैया शोषण। अरे आपके खुद आप संभले नहीं जा रहे आपके लोग भैया, आरो भाजपा के ऊपर संभाल रहे हो। अरे पहले अपने घर को संभाल लो। अरे हमारा घर, आप अपने घर को संभाल लो, आपके खुद के परिवार के लोग आपके साथ रहना नहीं चाह रहे। अरे आपके साथ चेहरा है, ये सामने बैठा मिलता भाजपा का चेहरा है, ये अच्छा चेहरा, भाजपा का चेहरा है, एक एक कार्यकर्ता भाजपा का चेहरा है, एक एक कार्यकर्ता, चलिए एक एक कार्यकर्ता भाजपा का चेहरा है, एक एक कार्यकर्ता भाजपा का चेहरा है। देवदत्त जी के पास चलते हैं। एक बार फिर देवदत्त जी के पास चलता हूं। देवदत्त जी, मैं अगर अलग अलग हिस्सों की चर्चा करूं तो मैं आपसे तेलंगाना पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि तेलंगाना की राजनीति इन सभी 9 राज्यों की राजनीति से थोड़ी सी अलग है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस बहुत मजबूती से वहां जमी हुई है, लेकिन कांग्रेस जो प्रयास कर रही है लगातार वहां की वो मुकाबला आमने सामने का हो, बीजेपी वहां एक फैक्टर बनती जा रही है। क्या आपको लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, इस बार के जो अगले चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस फिर से अपने को स्थापित कर पाएगी? कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है,
जी या आप पार्टी से हो रहा है तो उसको दिक्कत हो रही, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं और वहाँ जिस तरह का माहौल अभी आ रहे हैं, वहाँ की जो खबरें आ रही हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में अच्छा खासा वहाँ माहौल बन गया है। जी अब उसको टीआरएस के लोग भी उनको स्वीकार रहे हैं, और भाजपा तो पहले भी वहाँ नहीं थी और अभी उन राज्यों में उतना उसके पैर नहीं पसारे गए हैं। भाजपा उत्तर भारत में ज्यादा जोर दे रही, लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरह से कर्नाटक के बाद इन राज्यों में भी शुरू किया, तो अब प्रयास है, लेकिन पहला प्रयास तो आप जानते हैं कि जो एक सरकार बनाने लायक स्थिति में नहीं हो सकता। जी कांग्रेस देवदत्त जी पिछले दिनों हमने एक नया ट्रेंड देखा है, मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा। अभी तक के जितने चुनाव होते थे हमेशा एक थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की बात होती थी, एक तीसरा मोर्चा विपक्ष के लोगों को मिला के बनाने, एक चौथा मोर्चा बनाने की बात होती थी। आपके उदय के साथ हमने देखा है कि एक गंभीर कोशिश, एक नए तरह की कोशिश हो रही है तीसरा दल बनाने की। अगले जो चुनाव होने वाले हैं, जो कि लोकसभा के लिहाज से भी बहुत अहम है, उसमें ये तीसरा दल बनाने की कोशिश कितनी सफल होगी? देखिए, भारतीय राजनीति में हमेशा ऐसे प्रयोग होते रहे हैं। एक समय जब इंदिरा गांधी का एक छत्र राज था, तब बहुत सारे दलों ने मिलकर, आपने देखा होगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी बनाई और फिर वो एक तरह से सत्ता में आए। तो अभी जो राज्यों में, लेकिन 24 में ज्यादा परिणाम अच्छे आएंगे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अभी मोदी का जादू जो चल रहा है, ये 28 के लिए रणनीति हो सकती, क्योंकि अभी राज्यों में भी भाजपा जिस तरह से कुछ राज्य लूज कर गई है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश किया है और भी, तो अभी भाजपा को अपने और राज्य भी जो बिल्कुल अपना गढ़ बचा के रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के पहले कुछ गढ़ और खिसक जाएं। तो मोदी का जादू निश्चित तौर पर देश पर चढ़ के बोलता है, लेकिन इसके बावजूद और सावधानियों की जरूरत है। फिलहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे नए साल की इस सरगोशी में जो चुनावों की सरगोशी सुनाई दे रही है, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्य प्लस जम्मू कश्मीर को जोड़ दें तो 10 राज्य, इनका 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हमारे मेहमान इसमें शामिल हुए, तीनों खास मेहमान, और उन्होंने इस पर अपनी राय भी जाहिर की। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।